आप किसी ऐसे साइंटिस्ट को जानते हैं पूरी दुनिया में कि जो आपके घास के अंदर से एक अमृत निकाल के दे दे? गाय तो 5-5 अमृत दे रही है और उस गाय की कीमत नहीं। डॉक्टर हितेश भाई जानी ने मुझे एक एसएमएस किया, व्हाट्सएप भेजा। जूनागढ़ यूनिवर्सिटी ने गाय के दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र पे अनुसंधान किया, उनका केमिकल एनालिसिस किया और उस केमिकल एनालिसिस के अंदर गोमूत्र के अंदर क्या मिला? गोल्ड। गोबर के अंदर क्या मिला? गोल्ड। दूध के अंदर गोल्ड, घी के अंदर गोल्ड। आयुर्वेद की जो भस्म होती है उसकी कीमत क्या होती है? 150 रुपए, 200 रुपए। लेकिन जैसे उसके नीचे लिखा रहता है स्वर्ण भस्म युक्त, कि उसकी कीमत क्या हो जाती है? 2000, 2500 ऊपर, उसके 10 गुना कीमत बढ़ जाती है। अब सोचिए कि चलो भैंस का दूध और गाय का दूध बराबर है, लेकिन गाय का दूध क्या है? स्वर्ण युक्त। अब गाय का भैंस के दूध की कीमत 50 रुपए, तो गाय के दूध की कीमत क्या हो गई? 500 रुपए। सीधा कैलकुलेशन है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि महिलाएं को सोना बहुत प्रिय है और जिस दूध में, घी में सोना मिल रहा है वो घर में नहीं आने देती है। आदमियों से ज्यादा औरतें विरोध करती है दूध का। अरे इसमें चाय बढ़िया नहीं बनती है। बड़ा आश्चर्य लगता है कि गाय का दूध छोड़ के भैंस के दूध में चाय अच्छी बनती है, इसलिए हमको भैंस का दूध आना चाहिए घर में। माताओं के जब पढ़ने के बाद इतना ज्यादा ब्रेन वॉश हो गया कि आज घर घर में बीमारी फैल गई है। पढ़ी लिखी माताओं के घर में सबसे ज्यादा बीमारी है। इसलिए कभी कभी मैं कहता भी हूं कि पढ़ी लिखी महिलाएं अनपढ़ और गंवार महिलाओं से अधिक मूर्ख होती हैं, और पढ़े लिखे पुरुष वो भी अनपढ़ और गंवार पुरुषों से अधिक मूर्ख होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इंडिया के क्वालिफिकेशन वो सब के सब भारत के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। जिसमें स्वर्ण हमको फ्री में मिल रहा है, हम उसकी कीमत नहीं कर रहे हैं। अच्छा, स्वर्ण भस्म तो हम बनाते हैं मैन्युअली, उसमें तो ऊपर नीचे हो सकता है कि कहीं औषधि में सही ढंग से मिले ना मिले, कहीं औषधि किसी गोली के अंदर स्वर्ण भस्म है भी, या किसी में नहीं भी है, किसी में ज्यादा है। लेकिन यहां तो गाय नेचुरली बना रही है, वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है घी के अंदर। अच्छा एक बात बताइए, एनालिसिस हुआ कि घास के अंदर गोल्ड नहीं है। भैंस का गोबर है, भैंस का गोबर नहीं होता, भैंस का मल होता है, उस मल के अंदर भी गोल्ड नहीं। दूसरे पशु जो घास खाते हैं उनके भी मल मूत्र के अंदर गोल्ड नहीं। तो गाय के शरीर में गोल्ड कहां से आया? ये कैसे संभव है? आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, बहुत लोगों के जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। तो गोल्ड कैसे बना? इसका मतलब है सभी पशुओं के और मनुष्य के शरीर में केमिकल रिएक्शन होते हैं। केवल अकेली गाय है जिसके शरीर में एटॉमिक रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। आज एक एटॉमिक प्लांट के लिए सरकार अरबों रुपया खर्च करती है, और ये चलता फिरता एटॉमिक प्लांट। गाय चरते फिरते एटॉमिक प्लांट है। जो घास खाती है, घास के अंदर जो कॉपर होता है, उस कॉपर को गोल्ड में कन्वर्ट कर देती है, और उस गाय की कोई कीमत नहीं। अरबों रुपए का प्लांट है, वो तो हमको दिखाई देता है, और ये अरबों रुपए की गाय है, ये हमको दिखाई नहीं देती है। इसलिए गाय बचाइए, और ये गाय बचाने का काम सिर्फ आपको और आपको ही करना है, ये कोई और करने वाला नहीं है। आप सोचेंगे कसाई करेंगे, कसाई करेंगे क्या गाय की रक्षा? तो कसाई तो नहीं करने वाला है। अच्छा, आप में से कृष्ण को कौन कौन मानते हैं? जरा हाथ खड़ा करें। जो शिव जी को मानते हैं वो हाथ खड़ा करें। जो भगवान महावीर को मानते हैं वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, अब तक जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो हाथ खड़ा करें। तो आप लोग सब तो मानते हो। तो बिना गाय के गोपाल की पूजा हो सकती है क्या? गोविंद की पूजा हो सकती है क्या? बिना नंदी के शिवजी की पूजा हो सकती है क्या? बिना महिषासुर मर्दिनी के दुर्गा जी की पूजा हो सकती है क्या? भैंस को मारने वाली, महिष को मारने वाली महिषासुर मर्दिनी दुर्गा जी। बिना ऋषभ देव के जैन धर्म शुरू हो सकता है क्या? आदि भगवान कौन है? उनका चिन्ह क्या है? वृषभ है, वृषभ यानी नंदी।
तो गाय और नंदी के बिना तो हमारे भारत में कोई है ही नहीं, और उसी गाय और नंदी का हमको महत्व नहीं पता है। हमारा धर्म भी गया, हमारा स्वास्थ्य भी गया, हमारा देश भी गया, और हमारी सब आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। पहले हम जवानी में खूब कमाते हैं और बाद में कॉर्पोरेट कंपनी हमको लात मार के निकाल देती है, फिर हम औषधियों में खर्च करते हैं उसको। ऐसे कमा के क्या फायदा? न जवानी में धन का उपयोग कर सके क्योंकि उस समय तो कमाने में लगे हैं, और उसके बाद बीमारियों ने घेर लिया, फिर उस पैसे को खर्च करने में लगे हैं। ऐसा जीवन जीने का क्या मतलब है? इसलिए गाय को बचाइए, और गाय को बचाने की जिम्मेदारी है अकेले दिलीप भाई की नहीं है, दो चार लोगों का काम नहीं, ये हर एक को बचाना होगा। अगर हमने करोड़ों रुपए कमाए लेकिन हमारे पास गाय नहीं है तो ये शर्म की बात है। हमको ये नहीं कहना चाहिए हम धनी हैं, हमको कहना चाहिए हम दरिद्र हैं। ये वास्तविकता है। क्योंकि हमारे यहां क्या कहा गया, अभी मैं मुझे बता रहे थे सुबह एक, बोले मालधारी। मैंने कहा मालधारी का मतलब? माल यानी धन, तो जो धन को रखते हैं वो मालधारी। हमारे भी राजस्थान में कभी जाते हैं तो कहते हैं मेरे पास 10 धन है, ये मेरा धन है। वो ये नहीं कहता कि मेरे पशु हैं, यानी पशु को वो धन कहते हैं। और सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा? गोधन। एक वो आता है ना, गोधन, गजधन, बाजधन, उसमें भी सबसे कौन सा पहला? गोधन। और जब शिवाजी महाराज के हम लोग महाराष्ट्र में जय जयकार करते तो क्या कहते हैं? गो ब्राह्मण प्रतिपालक, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ब्राह्मण से भी पहले किसको स्थान दिया? गौ को। तो गौ धन भी है और गौ हमारा धर्म निभाने वाली, ब्राह्मण से भी अधिक हमारे धर्म का पालन करवाने वाली गाय है, हमें ज्ञान देने वाली गाय है। गुरुकुल के अंदर राजकुमार जाते थे, गुरुजी बोलते जा गाय चरा, तो राजा प्रश्न पूछते थे गुरुजी आपको कोई लेबर प्रॉब्लम है क्या? ये बच्चे को मैंने राजकुमार को भेजा यहां पढ़ने के लिए, आपने गाय चराने भेज दिया। इसका मतलब यह है कि गाय का और शिक्षा का बहुत गहरा संबंध था। हमको बाहर से जानकारी मिलती है और भीतर से ज्ञान प्रकट होता है। शिक्षा के 2 अंग है, जानकारी और ज्ञान। ज्ञान बाहर से नहीं मिलता है, ज्ञान तो भीतर से प्रकट होता है, जानकारी बाहर से मिलती है। और ज्ञान कैसे प्रकट होगा? तो या तो साधना करके ज्ञान प्रकट करो, या फिर किसी की कृपा हो जाए, कोई गुरु की कृपा हो जाए तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जो कृपा करने में समर्थ है वही ज्ञान दे सकता है। गौ माता कृपा करने में समर्थ है। राजकुमार जब गाय को चराते थे तो गाय प्रसन्न हो जाती, प्रसन्न उनके ऊपर होकर उनके ऊपर कृपा करती, और उस कृपा से उनका ज्ञान प्रकट होने लगता था। और उस ज्ञान के प्रकाश में वो ग्रंथों का अध्ययन करते, शास्त्रों का अध्ययन करते, और उससे फिर उनकी जानकारी बढ़ती थी। दुर्भाग्य से आज सेवा छूट गई है, गो सेवा छूट गई, इसलिए केवल जानकारी मिल रही है, और ये जानकारी बहुत खतरनाक चीज है। हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया सबसे जानकार व्यक्ति था रावण, और सबसे ज्यादा विनाशकारी भी था रावण। और रावण के युग में सबसे ज्ञानी कौन थे? हनुमान जी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अब देखिए, एक ज्ञानी ने न केवल समाज का उपकार किया, स्वयं भगवान का भी उपकार किया। और एक जानकार व्यक्ति ने सामान्य व्यक्ति को तो छोड़िए, समाज को छोड़िए, भगवान को भी परेशान करके रख दिया। आज हमारे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ उनको जानकारी मिल रही है, ज्ञान नहीं मिल रहा है। आज लोग बीमारी से ज्यादा डॉक्टर से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास जानकारी है, और उस जानकारी का दुरुपयोग करके वो मरे हुए आदमी को भी वेंटिलेटर पर रख के और उससे पैसे वसूल कर लेता है। वकील को जानकारी है, और लेकिन वो जानकारी के कारण उसका केस लंबा लंबा खिंचवाता जाता है। जो केस 2 साल में हो जाना चाहिए वो केस होता है 20-20 साल में। दादा केस के समय का पोता केस देखता रहता है। ये जानकार लोग हैं। जो सरकार जानकार है वो देश को बेचने में लगी है। ये जितनी डेयरी है ये सब की सब गो हत्यारी है। अमूल के कारण हर साल 80,000 बछड़े जो है गोवा जाते हैं कटने के लिए, क्योंकि गायों की व्यवस्था कर दी। और केवल दूध, गाय का संबंध केवल दूध से जोड़ने वाली डेयरी। गाय तो दूध नहीं दे तो भी पवित्र है, तो भी बहुत कुछ देती है।
तभी गोबर गोमूत्र जैसे कीमती चीज देती है। और आज इस जानकारी का क्या हुआ, हम गाय से अलग हो गए, जानकारी से ऐसे भर गए और हमको कुछ भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज बहुत से लोग चीज खाते हैं। कौन कौन खाते हैं चीज, या किसने अपने बच्चों को चीज खाने से मना किया है? जिन्होंने चीज नहीं खाया कभी और बच्चों को भी चीज नहीं खाने दिया, ऐसे लोग हाथ खड़ा करें। वाह, बहुत अच्छी संख्या है। मुंबई में तो एक भी देखने को नहीं मिलता है। बोलते हम तो नहीं खाते लेकिन बच्चों को खिलाते हैं। ये चीज बनाते कैसे है मालूम है? गाय की जब डिलीवरी का समय आता है, उसके 1-2 घंटे पहले गाय को काटते हैं। काट करके उसके पेट में से उसके बच्चे को निकालते हैं, फिर उस बच्चे को काटते हैं, फिर बच्चे को काट के उसकी आंतड़ी जो होती है, इंटेस्टाइन जो होती है, उस इंटेस्टाइन के अंदर से एक रस निकलता है, इसको कहते हैं रेनेट। वो काफ रेनेट जो है वो निकाल के और उसको दूध में डाला जाता है। तो जैसे दही दूध में डालने से दही बन जाता है, ऐसे ही वो प्रोसेस करते हैं, दूध के अंदर उसको डालते हैं और वो चीज बन जाता है। और आप अगर कोर्ट में जाओगे इसके अगेंस्ट में तो हार जाओगे। क्यों हार जाओगे? क्योंकि कोर्ट बोलेगा ये नॉनवेज नहीं है, उसके ऊपर ग्रीन लेबल लगा रहता है। क्योंकि नॉनवेज किसको मानता है हमारा कोर्ट? इंडिया का कोर्ट है ना, भारत का कोर्ट थोड़ी है वो किसको मानता है? जो विदेशी लोग मानते हैं। अगर किसी पशु का अंग है तो वो नॉनवेज है। ये तो रस है, ये तो अंग नहीं है, इसलिए ये नॉनवेज नहीं है। इतना बड़ा छल कपट। आप में से किस किस के घर में बोन चाइना की क्रॉकरी है? जरा हाथ खड़ा कीजिए। अभी लोग डरने लग गए हाथ खड़ा करने से। कभी सोचा बोन चाइना का मतलब क्या होता है? बड़ी सुंदर क्रॉकरी दिखती है, ये बोन यानी हड्डी की है और इसमें अधिकतर गाय की हड्डी का ही उपयोग होता है। यह हड्डी किसका पात्र है? मनुष्य का पात्र है कि राक्षस का है? किसका पात्र होता है हड्डी? पढ़ा है ना पुराणों में, कभी सुना होगा कि राक्षस खोपड़ी के अंदर अपना आहार करते थे। और आज हमने ना सुअर को छोड़ा ना राक्षस को छोड़ा, हम हड्डी के पात्र के अंदर भोजन कर रहे हैं। कभी सोचते भी नहीं कि क्या है। मंगल पांडे को पता चल गया था कि कारतूस के ऊपर चर्बी लगी है, तो उसने आजादी की लड़ाई छेड़ दी। लेकिन वो आजादी की लड़ाई पूरी नहीं हुई है। अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो गो हत्यारों को और गाय को मारकर उसके अंगों का उत्पादन करने वालों को खूब प्रोटेक्शन दे रही है। कई बार मैं पूछता हूं कि भाई गाय का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो लोग बोलते हैं मुसलमान। मैंने कहा कभी किसी मुसलमान ने आपके मुंह में हड्डियों का चूरा डाला, या कभी सुना किसी के मुंह में हड्डियों का चूरा डाला? बोले नहीं। लेकिन इन कॉर्पोरेट कंपनियों ने टूथपेस्ट बना बना के लोगों के मुंह में हड्डियों का चूरा डलवा दिया। मैंने कहा कभी किसी मुसलमान ने तुम्हारे शरीर पे चर्बी लगाई, या सुना किसी के शरीर पे चर्बी लगाई? बोले नहीं। मैंने कहा इन कॉर्पोरेट कंपनीज ने कॉस्मेटिक्स बना के, साबुन बना के, क्रीम बनाकर सबकी शरीर के ऊपर चर्बी लगवा दी। गाय की लिपस्टिक बना के चर्बी लगा दी। मैंने क्या कभी किसी मुसलमान ने किसी हिंदू महिला को गाय का खून पिलाया? बोलता नहीं। लेकिन इन फार्मास्यूटिकल्स ने डेक्सोरेंज जैसी दवाइयां बनाई, आयरन टॉनिक बनाए, और इन आयरन टॉनिक के अंदर गाय का खून मिलाते थे। वो खून से बनती थी और वो खून गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा पिलाया गया। इसीलिए आज गाय के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। लेकिन जो डेक्सोरेंज, जिनकी मां ने डेक्सोरेंज पिया है, उन बच्चों का खून खोलता ही नहीं है। गाय कट रही है, गाय मर रही है, लेकिन हमारा खून नहीं खोल रहा है। सरकार गाय पे अत्याचार कर रही है। सरकार ने गोचर भूमि खा ली। सरकार कोई कम कल्प्रिट नहीं है, अपराधियों में सबसे आगे है, नंबर 1 पे। ये जो मैंने गोबर गोमूत्र का महत्व होता है, पंचगव्य का महत्व होता है, ये उन गायों का महत्व है जो गाय उन्मुक्त गोचर के अंदर चर के आती है। लेकिन गोचर ही नहीं है। सबके सब गोचर तो दबा ली सरकार ने, कॉर्पोरेट को बेच दिया, लीज के ऊपर दे दिया है, कब्जा करते जा रही है उसके ऊपर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रही है। ये इंडस्ट्रीज बचाएगी क्या हमारे या हमारे बच्चों को? जिन इंडस्ट्रीज से रिश्वत खा खा के सरकारें बनती है, ये इंडस्ट्रीज हमको नहीं बचाएगी और ना ये सरकारें बनाएगी। ये हम लोग हैं आज की तारीख में गुलाम हैं। किसको कहते हैं वोटिंग? ये वोटिंग है। 10 भ्रष्ट लोग खड़े होते हैं, लोग हमको बोलते हैं उत्तम ये सबसे कम भ्रष्ट है, इसको वोट दे दो। मुझे ईमानदार आदमी को वोट देना है या भ्रष्ट आदमी को वोट देना है? आज अगर मैं कोई चीज पैदा करता हूं बिना विष के, मैं यूरिया नहीं डालता, डीएपी नहीं डालता, पेस्टिसाइड नहीं छिड़कता हूं, तो गवर्नमेंट कहती है सर्टिफिकेट लो तभी आप बेच सकते हो। अरे सर्टिफिकेट तो उसको लिखना चाहिए कि जो यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, उसको लिखना चाहिए कि मेरे अनाज के अंदर जहर है, मैंने यूरिया का उपयोग किया है, मैंने पेस्टिसाइड का उपयोग किया है, इसके अंदर जहर है मेरे अनाज के अंदर।
आप कभी जेल में गए तो जेल के अंदर देखा होगा आपने, या फिल्मों के अंदर देखा, जेल के अंदर यूनिफॉर्म दी जाती है, किसको दी जाती है? विजिटर को या कैदी को? कैदी को दी जाती है ना यूनिफॉर्म। तो जो लोग जहर मिला रहे हैं उनको लिखना चाहिए, जैसे सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे ही जो अनाज पैदा बेच रहे हैं उनको सबको लिखना चाहिए कि भाई मेरे अनाज के अंदर यूरिया का जहर है, डीएपी का जहर है। उनको नहीं, जो लोग शुद्ध माल बेचते हैं उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये क्या देश चोरों का है क्या? लेकिन हमारी सरकार चोरों की है। हमको बोलती चाइना का माल मत खरीदो, और खुद चाइना की बड़ी बड़ी बुलेट ट्रेन मंगाना चाहती है यहां पर। अरे विकास का मॉडल तो 5000 साल पहले या लाखों साल पहले हमने देखा है, उसका नाम था लंका। सोने की लंका थी। सोने की लंका हमारी आदर्श नहीं थी। जब हनुमान जी वहां पर गए तो हनुमान जी के मन में विचार आया कि अरे ये क्या लंका है, इतनी सुंदर, इतनी चमचमाती हुई, जब भगवान इस पे आक्रमण करेंगे ये लंका तो ध्वस्त हो जाएगी, इस लंका को बचाना चाहिए। कैसे बचाएं, क्या करें? हनुमान जी सोच रहे थे, सोच आगे गए तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी ने क्या देखा? कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भच्छहि। ये क्या कर रहे? सुंदरकांड पढ़ते होंगे ना, आपने देखा होगा ये। कहूं महिष मानुष धेनु, धेनु मतलब गाय। लोग भैंस खा रहे हैं, मनुष्यों को खा रहे हैं, गायों को खा रहे हैं, जानवरों को अज यानी बकरा खा रहे हैं, गधे को भी खा रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा ये इतनी जो चमचमाट है ये तो एकदम अविवेकी लोगों की है, ये तो राक्षसों की है। और तुरंत हनुमान जी के मन में शुरू हो गया, इस लंका को भगवान आएंगे कब खत्म करेंगे, इसके पहले कैसे खत्म किया जाए। और जैसे ही मौका मिला हनुमान जी को, उन्होंने पूरी लंका के अंदर आग लगा दी। जिस जगह पर गाय कटती है, ऐसा विकास का मॉडल हमको स्वीकार्य नहीं है। हम लोग राम राज्य के अनुयायी हैं, खाली जय श्री राम करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे देश में गाय कट रही है, हमने वोट किसके लिए दिया था? इसलिए कि वो गाय कटती रहे। कांग्रेस गवर्नमेंट ने मीट एक्सपोर्ट के अंदर देश को पहले नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। अरे ये अहिंसा का देश है, भगवान बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, हमारे धर्म की नींव है सत्य अहिंसा। इस सत्य अहिंसा के देश के अंदर मीट एक्सपोर्ट के अंदर पहले नंबर पे लेके गए, और उसी मीट एक्सपोर्ट को आज की गवर्नमेंट ने 70% बढ़ा दिया है, अभी भी नंबर पहले पे है। कितनी दुर्भाग्य की बात। कौन? कोई हमारी सरकार नहीं है। अब हमारे को गायों की रक्षा खुद को ही करनी पड़ेगी, हमको अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद को करनी पड़ेगी। अब हमें कोई बचा नहीं सकता है, इसलिए हमको एक होना होगा, हम सबको साथ में खड़ा होना होगा। कैसे हम गाय बचाएं, इसके बारे में सोचना होगा। दिलीप जी ने कदम उठाया है, गाय रख रहे हैं। और दिलीप जी ने कदम कैसे उठाया पता है आपको? आज मुझे पता चला कि दिलीप जी ने गाय रखनी शुरू की। कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं, मैं तो समझता था कि इतनी गाय, जब उनकी गौशाला देखी तो मुझे लगा कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है ये, 250 गाय रख रहे हैं। लेकिन मुझे पता चला बाद में, जब इनके घर पे गया तो किराए के घर में रहते हैं, इनका खुद का घर इन्होंने बेच दिया गायों को रखने के लिए। अपना घर बेचकर इनकी केवल एक ही इच्छा है कि मुझे राजकोट के लोगों को स्वस्थ रखना है, राजकोट के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो दवाइयों से बचे, इन खतरनाक चीजों से बचे, उनके बच्चे अच्छा दूध पिए। राजकोट से ऐसे युवक निकले जो पूरे देश के लिए अपना जीवन दे सके। देश एक भयंकर संकट में, अंधेरे में फंस गया है। जो लोग हिंदुत्व का नाम लेते हैं वही हिंदुत्व की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। ऐसे लोगों से अगर बचाना है, अगर कोई स्वामी विवेकानंद पैदा हो तो राजकोट से हो, कोई स्वामी दयानंद पैदा हो तो राजकोट से हो, कोई फिर से कोई महापुरुष यहां से राजकोट से पैदा हो। लेकिन वो तभी होगा जब बच्चों को गाय का दूध मिलेगा, गाय का घी मिलेगा, सात्विक आहार मिलेगा, जंक फूड से वो बचेंगे, जहर से बचेंगे। तो इन्होंने ये शुरुआत की है। इतना बड़ा ये त्याग करके आपको घर घर दूध पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, घी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जुड़िए। अगर आप लोग गाय नहीं रख सकते अपने पास तो कोई बात नहीं, जो लोग गाय रख सकते हैं उनकी गाय का खर्चा उठाना शुरू कर दीजिए। इन्होंने अभी तक 1 रुपया भी डोनेशन नहीं लिया अपनी गायों के लिए। चाहते तो डोनेशन, लेकिन हमको दान देना आता है, हम तो डोनेशन लेते हैं। हमारे देश में दान की परंपरा है, लेकिन हम दान की परंपरा को भूल गए, हम तो डोनेशन की परंपरा में चले गए हैं। आपको पता है कि दान देने वाला कभी भी सिर ऊपर नहीं उठा सकता है। दान देने वाले का सिर हमेशा नीचे झुका रहता है। क्यों?
हम ब्राह्मण को दान करते हैं, क्या ब्राह्मण हमारे पैर छूता है? हम दान करते हैं और हम ब्राह्मण के पैर छूते हैं, क्योंकि दान अपने से श्रेष्ठ को दिया जाता है। हम कन्या दान करते हैं, जो कन्या दान करता है वो नीचे सिर झुका कर रखता है, जो कन्या दान लेता है उसका सिर गर्व से उठा रहता है। दान अपने से श्रेष्ठ को दिया जाता है। वर को कन्या दी जाती है, वर यानी श्रेष्ठ, तो अपने से श्रेष्ठ को दान दिया जाता है। दान देने, लेकिन हम दान देने की परंपरा, डोनेशन तो अपने से कमजोर को दिया जाता है। अनाथ आश्रम को डोनेशन देने की परंपरा है, गरीबों को डोनेशन देने की परंपरा है। गाय को डोनेशन नहीं देना चाहिए। गाय तो मेरी मां है, मैं क्या दे सकता हूं? जो गाय अमृत दे सकती है, हम उसको कुछ दे सकते हैं क्या? आप सोचिए, गाय केवल पंच अमृत नहीं देती है, गाय एक अद्भुत चीज देती है। क्या देती है? ज्ञान। मैंने आर्ट्स के अंदर डिग्री ली और आज मुझे पूरे देश में एज ए साइंटिस्ट इनवाइट किया जाता है। आईआईटी मुंबई, आईआईटी में मुझे दो बार इनवाइट किया लेक्चर देने के लिए। यूनिवर्सिटी से मुझे इनवाइट करते हैं, हॉस्पिटल से मुझे इनवाइट करते हैं। मैंने साइंस की स्टडी नहीं की, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट रहा, लेकिन 10 साल गांव में रहने का मौका मिला, गायों की सेवा करने का मौका मिला। उस सेवा के कारण आज आर्ट्स का विद्यार्थी साइंटिस्ट बन गया। ये गाय की कृपा है। तो आप लोग भी गाय की सेवा में जुट जाइए। दिलीप भाई जो काम कर रहे हैं, मैं इसलिए दिलीप भाई की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया, मुझे तो इनवाइट करने वाले देश भर में खूब पड़े हैं, लेकिन आज इनकी गौशाला देखी। मेरे को जब मुंबई में आया था तो मैं इनसे प्रभावित नहीं हुआ, मिल के गए, लेकिन आज जब इनकी गौशाला देखी और गौशाला देखने के बाद जब इनके घर पे गया तब मैं प्रभावित हुआ कि मैंने कहा ये क्या। मैं समझ रहा था कोई बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं इसलिए इतनी गायें रख रहे हैं, लेकिन आज एक सामान्य व्यक्ति भी अगर भाव जग जाए तो कितना बड़ा काम कर सकते हैं। इसके दिलीप भाई हमारे लिए आदर्श है। तो आप इनके साथ खड़े होइए। पिछली बार मैं आया था, घनश्याम भाई भी यहां पर काम कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है। राजकोट की धरती में कुछ पुण्य, हमारे बड़ों ने कुछ पुण्य किया होगा जो आज भी ऐसे लोग हैं। घनश्याम भाई ने भी बहुत बड़ा पिछली बार कार्यक्रम रखवाया था, उसमें भी काफी लोग आप लोग आए थे। तो आप लोग जुड़िए। और बस अब मैं अपना विषय समाप्त करने के पहले सिर्फ आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि कल प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम बीमारी के संबंध में होगा। डायबिटीज के बारे में कुछ बताऊंगा, कैंसर के बारे में कुछ बताऊंगा, मोटापे के बारे में बताऊंगा और बालों के बारे में, घुटनों के बारे में बताऊंगा। तो मैं कुछ बीमारियों के ऊपर सीधा सीधा क्या क्या सरल सरल इलाज है आपको विज्ञान समझाया। आज विज्ञान की क्लास थी इसलिए विज्ञान समझाया आपको। अब इस विज्ञान के आधार पर कैसे गाय का अधिक से अधिक आप लाभ उठा सकते हैं ये आप समझ लीजिए। गाय के गोबर से बनी हुई कुछ चीजें हैं, दंत मंजन है, धूप बत्ती है और गाय के गोमूत्र से बना हुआ फिनाइल है। ऐसी चीजों का उपयोग कीजिए। इनका पैसा गाय रखने वालों के पास जाएगा तो गाय अच्छी तरह वो और पालन कर सकते हैं, गायों की अच्छी ढंग से सेवा कर सकते हैं। उनके अंदर भाव है लेकिन पैसे की कमी है तो वो पैसा उनके पास जाएगा। आप जो साबुन खरीद रहे हैं, गाय का साबुन खरीदिए, गौशाला का साबुन खरीदिए। आप जो कॉर्पोरेट कंपनी का साबुन खरीदेंगे, उनका टूथपेस्ट खरीदेंगे, वो सब पैसा गौ हत्यारों को जाएगा। आपको सिर्फ जो पैसा अब तक अज्ञान के कारण गौ हत्यारों को जा रहा था, उसी पैसे को गो पालकों की तरफ डाइवर्ट करना है, उनकी तरफ मोड़ना है आपको। आपके पैसे का सदुपयोग हो जाएगा, दुरुपयोग नहीं होगा, उससे आपको पाप भी नहीं लगेगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो बस इतना सा आपको करना है, यही मेरा निवेदन है। इसी के लिए मैं मुंबई से आपके बीच में आया हूं। और स्वामी जी के बारे में क्या कहूं, मैंने कहा स्वामी जी को कि स्वामी जी मैं तो वही व्याख्यान देने वाला हूं जो पिछली बार दिया है। आपका समय इतना कीमती है तो आप अगर नहीं भी आएंगे तो चलेगा, मैं तो वही सब चीजें रिपीट करने वाला हूं, नहीं कोई बात नहीं है। लेकिन स्वामी जी की देखिए कितनी महानता है कि फिर भी, क्योंकि गाय का कार्यक्रम है और स्वामी जी को गौ माता इतनी प्रिय है, तो स्वामी जी यहाँ पधारे है हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए। तो ऐसा सौभाग्य है। डॉक्टर हितेश भाई जानी, इनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये तो बहुत बड़े व्यक्ति है, तो मजाक कर रहे थे कि पंडितों की सभा में लेकिन वास्तव में स्वयं वो पंडित है, मैं तो खाली वक्ता हूँ। मेरे को तो, मैंने ना आयुर्वेद पढ़ा है ज़्यादा, थोड़ा बहुत पढ़ा है। ये तो आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और आयुर्वेद की औषधियों के ऊपर इनका जबरदस्त पकड़ है। मैं तो कई बार मुझे कोई शंका होती तो मैं इनको फ़ोन करके पूछता हूँ कि भाई मुझे बताइए, और वो मेरे को यूं ही तारीफ करे, मुझे चढ़ा रहे थे कि ये पंडित है, मैं पंडित कुछ नहीं हूँ, गौ माता की कृपा से कुछ अच्छा बोल जाता हूँ, बस इतना ही है। आप लोगों को हंसा लेता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा लग जाता है, ऐसी कोई विशेषता मेरे अंदर नहीं है।
तो आप दोनों यहाँ पधारे, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया यहाँ पहुँच के। और आप सभी लोग जो कुर्सी पर बैठे हैं और जो कुर्सी त्याग कर बैठे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। કાર્યકર્તાઓ પ્રશ્નોત્તરી માટે કાર્યકર્તાઓ ત્યાં આપની પાસે આવેલ છે, ફીડબેક ફોર્મની નીચે પરપોરેટ કાપીને આપો। સરસ રીતે બધાએ આજે કાર્યક્રમને માણ્યો છે। એવી જ રીતે થોડી સમયમાં જ જ્યારે આપણી આ સભા પૂરી થાય ત્યારે રાષ્ટ્રગાન આપણે બધા સમૂહમાં ગાઈને પછી વિદાય લઈશું પોતાના સ્થાન ઉપર।